बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़े जाने के एक दिन बाद 22 सितंबर 1857 तक जनरल आर्चडेल विल्सन यह तय नहीं कर पाए थे कि जीवित शहजादों का क्या किया जाए, जो अभी भी हुमायूं के मकबरे के अंदर मौजूद थे। उन शहजादों में शामिल थे विद्रोही सेना के प्रमुख मिर्जा मुगल, मिर्जा खिब्र सुल्तान और मिर्जा मुगल के बेटे मिर्जा मिर्जा अबू बकर। जनरल विल्सन की सहमति से हॉटसन ने 100 सैनिकों का एक गिरफ्तारी दल बनाया, जिसमें जिसमें उनकी मदद कर रहे थे लेफ्टिनेंट मैकडोवेल। ये पूरा दल घोड़ों पर सवार होकर धीरे धीरे चलते हुए हुमायूं के मकबरे के लिए निकला। हॉटसन मकबरे से लगभग आधा मील दूर ही रुक गया। उसने बादशाह के भतीजे और अपने मुख्य खुफिया अधिकारी राजा बली को इस संदेश के साथ शहजादों के पास भेजा कि वो बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दे। अगर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो परिणाम झेलने के लिए तैयार रहें। हॉटसन अपनी किताब में जिक्र किया है कि उनके नुमाइंदे को काफ़ी वक्त लगा शहजादों को मनाने में। काफ़ी मशक्क़त के बाद शहजादे आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गए। उसके बाद हॉटसन ने 10 सैनिकों का एक दल भेजा। बाद में लेफ्टिनेंट मैकडोवेल ने लिखा, थोड़ी देर बाद तीनों शहजादे बैलों द्वारा खींचे जा रहे छोटे छोटे रथ पर सवार होकर बाहर आए। उनके दोनों तरफ 5-5 सैनिक चल रहे थे। उनके ठीक पीछे अनुमानतः 2 से 3 हजार लोगों का हुजूम था। लेफ्टिनेंट मैकडोवेल ने आगे लिखा, उन शहजादों को बाहर आते देखकर मैं और कैप्टन हॉटसन अपने सैनिकों को पीछे छोड़ अपने घोड़ों पर सवार होकर उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने हॉटसन के सामने अपना सिर झुकाया। हॉटसन ने भी सिर झुकाकर जवाब दिया और रथ चालकों से कहा कि वे आगे बढ़ते चले जाएं। उनके पीछे भीड़ ने भी आगे आने की कोशिश की, लेकिन हॉटसन ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। मैंने अपने सैनिकों की तरफ इशारा किया और क्षण भर में ही सैनिकों ने भीड़ और रथ के बीच पोजीशन ले ली। बाद में हॉटसन और मैकडोवेल दोनों ने एक साथ लिखा, जब वो शहर की तरफ लौट रहे थे तो उन्हें खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि ज़्यादातर सैनिक मुसलमान थे और शहजादे विद्रोहियों का नेतृत्व कर चुके थे। दोनों अंग्रेज अफसरों को डर लगने लगा कि इन शहजादों को मारने में शायद ये सैनिक उनका साथ न दे। तब तक वे दिल्ली से 5 किलोमीटर दूर थे। तब हॉटसन ने मैकडोवेल से पूछा, इन शहजादों का क्या किया जाए? मैकडोवेल ने कहा, मैं समझता हूँ हमें इन्हें यहीं पर मार देना चाहिए। जब मैकडोवेल ने कहा कि मैं समझता हूँ कि हमें इन शहजादों को यहीं मार देना चाहिए, तो फिर हॉटसन ने रथों को ही रोकने का आदेश दिया। हॉटसन ने उन तीनों शहजादों को रथ से उतरने और अपने बाहरी कपड़े उतारने को कहा। कपड़े उतारने के बाद उन्हें फिर से रथ पर चढ़ा दिया गया। उनसे उनका जेवर, अंगूठियाँ, बाजूबंद और रत्नों से जड़ित तलवारें भी ले ली गई। हॉटसन ने रथ को दोनों तरफ 5-5 सैनिक तैनात कर दिए थे। तभी हॉटसन अपने घोड़ों से उतरा और अपनी कोल्ट रिवॉल्वर से हर शहजादे को 2-2 गोलियां मारी। उन सब की वही मौत हो गई। बाद में मैकडोवेल ने लिखा, तब तक 4 बज चुके थे। वे इन शहजादों की लाशों को रथ पर रखे हुए ही शहर की तरफ निकल पड़े। फिर वे शहर पहुँचे। फिर एक सार्वजनिक स्थान पर
उन लाशों को एक सार्वजनिक स्थान पर ले जाकर एक चबूतरे पर लिटा दिया गया ताकि आम लोग, आम जनता उनका हश्र देख सके। लोगों के बीच एक खौफ पैदा हो सके। उन शहजादों के शरीर बिल्कुल नंगे थे, कोई कपड़े नहीं थे, सिर्फ छोटे छोटे चित्रों से उनके गुप्तांगों को छुपा दिया गया था। वे लाशें 24 सितंबर तक वहीं पड़े रहे। फिर 27 सितंबर को ब्रिगेडियर सावर्स को दल बल के साथ बाकी जिंदा बचे शहजादे को पकड़ने के लिए भेजा गया। उस दिन सावर्स ने 3 और शहजादों मिर्जा बख्तावर शाह, मिर्जा मेंडू और मिर्जा जवान वक्त को हिरासत में लिया। अक्टूबर के शुरू में बादशाह के और 2 बेटों को पकड़कर गोली से उड़ा दिया गया। इस तरह 1857 की क्रांति के बाद जब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दोषी ठहराया गया तो एक एक करके शाही खानदान के लड़कों का कत्लेआम शुरू हुआ। बहादुर शाह जफर के ज़्यादातर बेटों और पोतों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। किसी को गोली मारी गई तो किसी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। मशहूर इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल ने अपनी किताब द लास्ट मुगल में लिखा कि बहादुर शाह जफर को दोषी ठहराने के बाद शाही खानदान के 29 लड़के पकड़े गए और अंग्रेजों ने उनका कत्ल कर दिया। 29 शाही खानदान के लड़कों के कत्लेआम के बाद भी बहादुर शाह जफर के 2 बेटे अंग्रेजों के चंगुल से भागने में कामयाब रहे। वे शहजादे थे शहजादा मिर्जा अब्दुल्लाह और मिर्जा क्वैस। जब शहजादे पकड़े गए थे तो ये दोनों भी शामिल थे। दोनों को पकड़ने के बाद फिर हुमायूं के मकबरे में ले जाया गया और एक सिख पहरेदार की निगरानी में रखा गया। दिल्ली की मौखिक कहानियों में, जिन्हें उर्दू लेखक अर्श तैमूरी ने 20वीं सदी के आरंभ में लिखी अपनी किताब किलाए मोहल्ला की झलकियों में लिखा है कि दोनों शहजादों को एक सिख रिसलदार की देखरेख में हुमायूं के मकबरे में रखा गया था। उस रिसलदार को उन शहजादों पर रहम आ गया। उसने उनसे पूछा, तुम यहाँ खड़े क्यों हो? दोनों ने जवाब दिया कि साहब ने यहाँ खड़ा होने के लिए कहा है। तब उस सिख ने उन्हें घूरते हुए कहा, अपनी जिंदगी पर तरस खाओ। जब वो अंग्रेज लौटेगा तब तुम दोनों को पक्का मार डालेगा। अगर तुम दोनों अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम दोनों जिस दिशा में भाग सकते हो भागो और सांस लेने के लिए भी मत रुको। यह कहकर उस रिसालदार ने अपनी पीठ उनकी तरफ कर ली। दोनों शहजादे अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। शहजादा क्वैत सीधे निजामुद्दीन अपने बहनोई के पास गया और उनको बताया कि वह कैद से भाग कर आए हैं। उसके बहनोई ने पनाह देने से इनकार कर दिया और कहा कि यहाँ से फौरन भाग जाओ। क्वैस ने अपना सिर वहीं पर मुड़वाया, लुंगी और फटे चिथड़े कपड़े पहने, भिखारी का वेश बनाकर किसी तरह उदयपुर पहुँच गया। वहाँ से महाराजा उदयपुर का एक वफादार मिला जो मिर्जा क्वैस को पहचानता था। उसे मिर्जा क्वैस की हालत पर तरस आ गया। उसने अपने महाराजा से निवेदन किया कि एक दरवेश मतलब फकीर, एक दरवेश आया है, अगर आप उसकी कोई तनख्वाह बांध देंगे तो वह यही रहेगा और आपके सेहत के लिए दुआ करेगा। महाराजा उदयपुर ने अपने वफादार की बात मान ली और 2 रुपये प्रतिदिन तनख्वाह बांध दी। गदर के बाद मिर्जा क्वैस 32 साल जिंदा रहे और पूरी जिंदगी उदयपुर में गुजार दी। वहाँ मियाँ साहब के नाम से जाने जाते थे। हालांकि अंग्रेज अफसरों ने
मिर्जा की तलाश जारी रखी, उनकी गिरफ्तारी के लिए इश्तेहार निकाले और भारी इनाम का ऐलान भी कर दिया था। इनाम के लालच में तमाम लोग उदयपुर तक पहुंच गए थे और कोतवाल की मदद से उसके घर तक पहुंच गए थे जहां वह रह रहे थे, लेकिन मिर्जा क्वेस हाथ नहीं आए। उधर मिर्जा क्वेस के साथ भागे दूसरे शहजादे ने टोंक रियासत में शरण ली, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब हो गई। न तो खाने की व्यवस्था थी और न ही रहने की। दर दर की ठोकरें खाते रहे और पूरी जिंदगी भिखारी की तरह सड़कों पर टहलते रहे और आखिरकार इसी हालत में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी अंग्रेजों की गिरफ्त से भागे हुए उन दो शहजादों की।